प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के पठन पाठन में जो व्यवधान आया था उसे दूर करते हुए आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। कुछ एक बेसिक सवाल की बात करने के बाद हम लोग इसका जो उपविभाजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में सबसे पहला जो सवाल है कि आधुनिक काल में जो आधुनिक विशेषण है, और जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तो तीन शब्द आपके सामने आते हैं। आधुनिक काल के साथ आधुनिक लगा हुआ, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। तो इन शब्दों के हिंदी साहित्य इतिहास के विद्यार्थियों को क्या अर्थ लेने चाहिए, सबसे पहले इसकी बात हम लोग करते हैं। जब यहाँ पे हम लोग बात करें आधुनिक काल में, जो आधुनिक शब्द है वो विशेषण के रूप में आया है। आधुनिकता हमारे हिंदी साहित्य के पिछली शताब्दी के छठे दशक के समय यानी 1951 से लेकर 1960 तक के समय में, और उत्तर आधुनिकता पिछली शताब्दी के अंतिम दशक के लिए काम आने वाले शब्द के रूप में देखा जाए। फिर हम लोग बात करते हैं कि परंपरा और विकास के तहत हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आधुनिक काल के जस्ट ऊपर जो है वो रीतिकाल है। रीतिकाल के लिए हम लोगों ने बात किया था कि इसके सैद्धांतिक सवालों को जब आप करते हैं तो उस समय ये आपको याद रखना है कि रीतिकाल दरबारी संस्कृति का काव्य था। रीतिकाल में काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। दरबारी परिवेश के कारण अरबी फारसी से प्रभावित रही। मुक्तक लिखने का चाव और सृजन करने की एक परंपरा जो आगे तक आई। इस आधुनिक काल की स्टार्टिंग को हम भारतेंदु युग के संदर्भ में यदि समझना चाहें तो आप इस पोज को हमेशा याद रखें। इसका मतलब पीछे वाले हाथ में रीतिकाल से जुड़ा हुआ है भारतेंदु युग का रचनाकार, लेकिन आधुनिकता की ओर ज़्यादा हाथ बढ़ा हुआ है। इसका मतलब काव्य की भाषा भारतेंदु युग के काव्य में खड़ी बोली ना होकर ब्रज भाषा रहेगी। इसको विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। रीतिकालीन मानसिकता से रचनाकार प्रभावित होगा। रीतिकालीन मानसिकता का मतलब नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों की रचना परंपरा वगैरह। और ब्रज भाषा का प्रयोग करते समय एक सैद्धांतिक सवाल बनता है, भारतेंदु युग के रचनाकार ने काव्य की भाषा ब्रज अपनाते हुए उसे नवीन विषयों से जोड़ा है। और वो नवीन विषय क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार वापस आप ध्यान से सुने विद्यार्थियों। रीतिकाल की ब्रज भाषा और आधुनिक काल के भारतेंदु युग की ब्रज भाषा का अंतर, आधुनिक काल की ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिकालीन मानसिकता या रीतिकालीन प्रभावित विषयों के अलावा भी नए विषयों के लिए भारतेंदु मंडल के रचनाकार करते हैं। आधुनिक चिंतन के लिए, आधुनिक सोच के लिए, समाज सुधार के लिए, राजभक्ति के साथ राष्ट्रीय चेतना को लेकर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक काल का काल विभाजन, यदि बहुत सामान्य रूप से 12th लेवल से आप रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जब काल विभाजन की बात करते हैं तो आधुनिक काल की शुरुआत विक्रम संवत 1900 से मानी जाती है। अब आधुनिक काल में हमारी पृष्ठभूमि हम लोग ईस्वी सन में पढ़ते हैं, तो इसे ईस्वी सन में बदलते ही हम 57 साल को घटाएं तो 1843 ईस्वी कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ लोग 1850 मानते हैं। और उसका कारण जो है वो भारतेंदु जी के जन्म से, और नगेंद्र आदि विद्वान, गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पृष्ठभूमि में लेकर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से मानते हैं। फिर जब सामान्य रूप से जब बेसिक सवाल आप लोग पढ़ते हैं तो उस समय ये जो काल विभाजन आता है, और ये काल विभाजन में भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1916 या 18, उसके बाद छायावाद 1916 या 18 से शुरुआत करके 1936-1938 तक लिया जाता है। छायावादोत्तर काव्य में उपविभाजन चलता है जिसमें हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, सामाजिक शोषण और चेतना का काव्य, जिसको आगे जाके एक मुख्य धारा के रूप में प्रगतिवाद के रूप में 1936 से 1943 तक आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1954 तक, फिर उसके बाद नई कविता 1954-1960 तक, और साठोत्तरी कविता 1960 के बाद की। अब एक ये सामान्य काल विभाजन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ विशेष है वो आप लोग ध्यान रखें। आधुनिक काल में जो हमने रीतिकाल का हिंदी साहित्य इतिहास जब पढ़ा था तो उस समय एक बात कही थी, किसी रचनाकार का प्रसिद्ध होना उसके रचना कर्म की प्रवृत्ति के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें, कोई रचनाकार द्विवेदी युग में काव्य रचना शुरू कर देता है और उसके बाद वो आगे आकर नई कविता तक रचना लिखता है या प्रयोगवाद तक रचना लिखता है,
तो रचना काल तो भले ही द्विवेदी युग से प्रयोगवाद तक का हो गया, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से हिंदी साहित्य में उस रचनाकार विशेष की प्रसिद्धि का आधार कौन सी प्रवृत्ति की रचनाएं रही, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो बात की कि भारतेंदु युग से द्विवेदी युग विकास है, ये प्रवृत्तियों का विकास है। द्विवेदी युग से छायावाद विरोध है, ये प्रवृत्तियों की दृष्टि से विरोध है। छायावाद के बाद में मुख्य धारा के रूप में जब आप प्रगतिवाद को लेते हैं तो छायावाद का विरोध देखा जाएगा, प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद का विरोध प्रयोगवाद, लेकिन प्रयोगवाद का विकास है नई कविता। ये कुछ एक बातें जो आप लोगों को प्रवृत्ति निश्चित करते समय ध्यान रखना है, विकास क्या और विरोध क्या। फिर हम लोग बात करें भारतेंदु युग। एक सामान्य सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का गद्य जो है वो भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली का गद्य है, लेकिन जब आप कविता और काव्य की या पद्य की बात करें तो भारतेंदु युग की काव्य की भाषा ब्रज है। अभी हमने इस वीडियो में ही बात की थी, रीतिकाल में ब्रज भाषा का जब प्रयोग हुआ वो रीतिकालीन प्रवृत्तियों को लेकर है। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग नवीन विषय और नई चेतना के लिए भारतेंदु और भारतेंदु मंडल करते हैं। फिर कुछ एक सामान्य बातें, जब आज आप लोग नेट की तैयारी करते हैं, स्लेट की तैयारी करते हैं या सेट की तैयारी करते हैं या पीजीटी या हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो आरपीएससी परीक्षाएं होती हैं, सैद्धांतिक सवालों में प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उस दृष्टि से भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति है। उस युग की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय सीधा सीधा आप विरोध नहीं कर सकते। यदि आप किसी बात को सीधे नहीं कह पाते, हास्य व्यंग्य का सहारा लिया जाता है। समाज सुधार भी भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्ति है। दरबारी संस्कृति का काव्य जन सामान्य की समस्याओं के लिए प्रयुक्त होने लगा। समस्या पूर्ति पर स्वतंत्र सवाल। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये बात कही है कि आप किसी भी तकनीकी शब्दावली का जब हिंदी साहित्य में अध्ययन करते हैं तो पूरी विस्तृत अध्ययन करें। समस्या पूर्ति क्या है, समस्या पूर्ति के लिए कौन प्रसिद्ध रहा, समस्या पूर्ति का काव्य का रस का विषय क्या रहता है, और समस्या पूर्ति की टेक्निकल टर्म वगैरह क्या होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम समस्या पूर्ति की बात करें तो कानपुर का रसिक समाज प्रताप नारायण मिश्र की बात आती है। फिर पपीहा जब पूछे पी कहाँ उदाहरण के रूप में आपको देखा जाता है या मिलता है, तो उस समय हम जब बात करें कि समस्या पूर्ति काव्य प्रतियोगिता के रूप में थी, कानपुर का रसिक समाज इसके लिए प्रसिद्ध रहा। और प्रताप नारायण मिश्र क्योंकि श्रृंगार की रचना नहीं करते थे, जब वे कानपुर के रसिक समाज में गए तो वहाँ पर उनको वियोग श्रृंगार की पंक्ति दी। वियोग श्रृंगार और समस्या पूर्ति की जब आगे बात करेंगे, समस्या पूर्ति में इस प्रतियोगिता का नियम यह है कि आपको अंतिम पंक्ति दी जाती है, आपको ऊपर से कविता करते हुए आते हैं और आपको वह पंक्ति जो दी है उसको अंतिम रूप से आपके काव्य में सम्मिलित करना है। समस्या पूर्ति का संबंध मुक्तक रचनाओं से, समस्या पूर्ति का संबंध ब्रज भाषा की रचनाओं से, समस्या पूर्ति का संबंध श्रृंगार से, और समस्या पूर्ति का संबंध भारतेंदु युग की एक प्रवृत्ति से। इस तरह के सैद्धांतिक सवाल को आप लोग तैयार करने के लिए थोड़ा सा श्रम करें। फिर एक सैद्धांतिक सवाल मैं भारतेंदु युग से वापस पीछे जाके आपको बताना चाहूँगा कि आधुनिक काल में आधुनिक क्या है, या भारतेंदु युग में ऐसा क्या हुआ जिसे हम लोग आधुनिक काल की मुख्य प्रमुख धारा और पहली धारा के रूप में देखते हैं। तो सीधा सीधा रीतिकाल जो है वह आपके दरबारी संस्कृति से संबंधित है। भारतेंदु युग और भारतेंदु युग का रचनाकार अपनी काव्य प्रवृत्तियाँ अपने आसपास के जीवन से लेता है। उस समय विषमताएं थी, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक हैं, आर्थिक हैं। उन विषमताओं का उद्घाटन रचनाकार करता है। विषमताओं का उद्घाटन करने के बाद उसे पाटने का प्रयास करता है, और सबसे महत्वपूर्ण काव्य में बहुत लंबे समय के बाद में आनंद के साथ कर्म का जो मैसेज होता है वो हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग में देखा गया। भारतेंदु की काव्य भाषा ब्रज है और काव्य का प्रधान रूप मुक्तक ही रहा। इस तरह की बातें आपको भारतेंदु युग में याद रखनी। भारतेंदु युग से विकास है द्विवेदी युग। तो यहाँ से जो राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के रूप में द्विवेदी युग में दिखाई दी। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद द्विवेदी युग में काव्य का रूप प्रबंध हुआ। फिर आप लोग एक बेसिक स्टार्टिंग करते हैं तो आपके द्विवेदी युग में एक छोटा सा सवाल है, इतिवृत्तात्मकता। जब ये शब्द आपके सामने आता है, आप लोगों की तरह हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो शब्दों को रट लिया करते थे, लेकिन आप उसका विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे इति यानी इतिहास, वृत्त यानी घटना, और इतिहास से घटना लेनी है। अब इसके सैद्धांतिक सवाल जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए, इतिवृत्तात्मकता का संबंध द्विवेदी युग से है। अभी एक छोटा क्वेश्चन ये आया था, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो शीर्षक दिया इस युग का हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं।
इतिवृत्तात्मकता का संबंध इतिहास की वृत्त या घटनाओं से है, प्रबंध रचनाओं से है, द्विवेदी युग से संबंधित है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति को लेकर चलने वाला रचनाकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का दृष्टिकोण उन ऐतिहासिक घटना और पात्रों के प्रति बदलता है, उन्हें वर्तमान संदर्भों से नहीं जोड़ता। मैं एक बार वापस कह रहा हूँ, इतिवृत्तात्मक रचनाकार या इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति को लेकर चलने वाला रचनाकार अपने पात्रों और घटनाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, न कि उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ता है। तो इतिवृत्तात्मकता काव्य प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग में काव्य की भाषा अब खड़ी बोली हो गई। फिर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल जो कि आमतौर पर बनता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का खड़ी बोली के विकास में योगदान क्या रहा? ऐसा कौन सा युग है जहाँ काव्य और गद्य की भाषा दोनों एक हो गई? द्विवेदी युग। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें, द्विवेदी युग में मोटा मोटी उपदेश की बात थी, मोटा मोटी समाज की बात हो रही थी, इतिहास की बात हो रही थी। कहीं ना कहीं आलोचक जब चर्चा करते हैं तो किसी व्यक्ति की जो स्वच्छंदता है या सृजन करने के लिए उसे जो स्वतंत्रता मिलती है वो पहली बार छायावाद में मिली। जब छायावाद के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग प्रत्येक धारा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आज संक्षिप्त आधुनिक काल हम लोग देख रहे हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आप छायावाद की परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे, छायावाद की परिभाषाओं का विश्लेषण अच्छे से पढ़ेंगे। उन परिभाषाओं के विश्लेषण से ही प्रवृत्तियां निकलती हैं। प्रकृति प्रेम है, कल्पना है, स्वानुभूति है। खड़ी बोली में माधुर्य का युग जो है वो छायावाद है। फिर हमारे सारे विद्यार्थी जानते हैं कि छायावाद पे जब बात आए तो हम लोग प्रसाद को पढ़ें, पंत को पढ़ें, निराला जी को पढ़ें और महादेवी वर्मा को पढ़ें, और सबकी इनकी अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी रचनाएं हैं। आमतौर पर नेट जैसी परीक्षाओं में उनकी रचनाओं के कालक्रम को पूछा जाता है। छायावाद से पहले द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य की भाषा बन चुकी है। खड़ी बोली में मधुरता का जो युग है वो छायावाद है। फिर और इसकी अलग अलग प्रवृत्तियां जो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। छायावाद के बाद में छायावादोत्तर काव्य, कई किताब में जब आप लोग पढ़ते हैं तो सीधा प्रगतिवाद ले लिया जाता है। फिर हम लोग ढूंढते हैं कि हिंदी साहित्य में हमने हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान को तो मुख्य धारा में लिया नहीं। ये सारे लोग यहाँ पे हैं। हालावाद के शब्द विशेष पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि हालावाद में हाला क्या है? ये व्यवस्था विरोध का प्रतीक है, आप लोग ध्यान रखें। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रभावित हैं रचनाकार, और इस हालावाद के प्रमुख कवियों को भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस विकल्प में हालावाद के प्रमुख कवि हैं। मुख्य रूप से हरिवंश राय बच्चन को आप लोग ध्यान रखें। फिर हम लोग बात करेंगे आगे, रामेश्वर शुक्ल अंचल क्यों विशिष्ट हैं, बालकृष्ण शर्मा, नवीन वगैरह क्यों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में आते हैं, हालावाद में क्यों लिए जाते हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में आपके दिनकर को लिया जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को लिया जाता है और सुभद्रा कुमारी चौहान को लिया जाता है। इनकी प्रवृत्तियां या इस तरह की काव्य रचना की क्या आवश्यकता थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ये रचनाकार विशेष क्यों है, तो ये सारे प्रश्न हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सामाजिक शोषण और चेतना का काव्य है। प्रगतिवाद क्यों आया हिंदी में? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होना, कुछ लोगों का 1938 से प्रगतिवाद का मानना, 1943 में तार सप्तक के साथ प्रगतिवाद के रचनाकारों का एक बार रुक जाना, फिर आगे प्रगतिशील साहित्य के रूप में आज भी हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के मूल्य देखे जा सकते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकारों में जब हम लोग रामविलास शर्मा को क्यों लें, नरेंद्र शर्मा को क्यों लें, इस तरह की बातें हम लोग बहुत अच्छे से आगे अध्ययन करेंगे और मुख्य विषय वस्तु वगैरह क्या होती हैं। प्रयोगवाद 1943 में आया। प्रयोगवाद में आम तौर पे जो सवाल बनता है, प्रयोगवाद शब्द को लेकर बनता है, व्यष्टि समष्टि चेतना पे बनता है, मोह भंग पे बनता है, और आप लोग यदि पढ़ते पढ़ाते हैं तो सीधा सीधा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक कवियों को सामान्य रूप से पूछा जाता है, कालक्रम से आपसे जमवाए जाते हैं। प्रयोगवाद में जो मोह भंग दिख रहा है आपको, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है, जब मनुष्य की जो अस्तित्व की बात आई और बहुत छोटा महसूस करने लगा विज्ञान की प्रगति के आगे। नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका का संपादन करते हैं। कुछ लोग 1951 से ही मान लेते हैं जब दूसरा सप्तक आता है। आमतौर पर प्रयोगवाद पर जो आक्षेप लगे कि प्रयोग कला पक्ष को लेकर हुए, इसमें घोर व्यष्टि चेतना है, इसके विकास के रूप में या अपने आप को नई कविता के कवि कहने के अर्थ में दूसरे सप्तक की भूमिका में आपको मिल जाता है कि नई कविता किस प्रकार प्रयोगवाद का विकास है। लघु मानव को परिभाषा के रूप में पूछा जाता है, लघु मानव कौन है जो सर्वहारा है, दिशाहारा है,
अपने आप को एक मनोग्रंथि के रूप में देखता है या अपने से कोई भारी मिलने पर जब हमारे अंदर जो बोध होता है उसके रूप में हम लघु मानव को ले सकते हैं। नई कविता का मोहन आज़ादी के बाद का है। फिर उसके बाद में साठोत्तरी कविता 1960 के बाद जब लगातार आए, बैनर बदले, आपके साइन बोर्ड की तरह कविता का प्रयोग होने लगा, दशक के आधार पर होने लगा। आज भी कविता का सृजन हो रहा है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों में भी आपको स्पेस मिलता है कविता का। तो ये प्रवृत्तियाँ आपको पढ़नी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रवृत्तियाँ जो हैं पृष्ठभूमि पर निर्भर करती हैं। दूसरी तरफ उसको ग्रहण करने वाला जो है पाठक वर्ग जो है या सहृदय कैसा है, इस दृष्टि से भी प्रवृत्तियाँ महत्व रखती हैं। समसामयिकता कविताओं में आई, कविताओं में अखबारीपन आया, व्यवस्था विरोध आया, धूमिल जैसे रचनाकार आए, मुक्तिबोध क्यों प्रसिद्ध हुए, आज कौन कौन से रचनाकार प्रसिद्ध हैं। तो ये सारा कुछ आपके 5वें दशक, 6ठे दशक, 7वें दशक और 8वें दशक की कविता को तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक के रचनाकार प्रभावित करते हैं। फिर एक सामान्य सी बात थी जो आधुनिक काल में हम आपको कई बार बताते हैं कक्षा में कि स्टार्टिंग में जो गद्य था वो पद्यात्मक था और धीमे धीमे ये जो कविता जो है यानी पद्य जो है वो गद्यात्मक हो गया। ये कहने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन बड़ा अजीब सा है। जब हम लोग सामान्य रूप से बात करें तो ये विशेषण है और इसके आगे वाला हिस्सा जो है वो संज्ञा कहलाता है। यानी स्टार्टिंग में हमारा जो गद्य था, क्योंकि कवि लोग गद्य लिखेंगे तो अलंकृत गद्य होगा, पद्य जैसा उसमें बिंब विधान होगा, कल्पना होगी, शैली उस तरह की होगी। जब धीमे धीमे हिंदी साहित्य में गद्य ज़्यादा लिखा जाने लगा, छंद के बंधन टूट गए, काव्य शास्त्र का अनुशासन थोड़ा सा शिथिल हुआ, उस समय कविता जो है वो गद्य की तरफ गई। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है जब हम लोग नई कविता के लिए नई समीक्षा का सहारा लेते हैं तो काव्य के मूल्यांकन के जो आधार या कसौटियाँ बदलती हैं। उस समय काव्य समीक्षा करने के लिए आपको भाषा विज्ञान का ज्ञान ज़रूरी है, जहाँ पहले काव्य शास्त्र का ज्ञान ज़रूरी था, भाषा विज्ञान का ज्ञान ज़रूरी है, व्याकरण का ज्ञान ज़रूरी है, कई बार इन शब्दों का प्रयोग किस किस तरह से हुआ है। तो इस तरह से भाषा विज्ञान और व्याकरण भी कविता के मूल्यांकन के आधार बने। एक बार वापस शॉर्ट में आधुनिक काल के पीछे की पृष्ठभूमि रीतिकाल और आधुनिक काल का शुरुआती दौर, किस तरह से एक दूसरे का विकास, विरोध, इस तरह से प्रवृत्तियों का आप अध्ययन करें। आधुनिक में आधुनिक क्या है, ये जो आधुनिकता उत्तर आधुनिकता का अंतर, नवीन विषय, जनजीवन से जुड़ना, कर्म के साथ आनंद, आनंद के साथ कर्म का संदेश देना, इस तरह से प्रवृत्ति बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। भारतेंदु युग का समय सीमा, उसके बाद द्विवेदी युग, प्रमुख प्रवृत्ति, छायावाद, छायावादोत्तर काव्य, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता। जब हम लोग खूब पढ़ लेते हैं कई बार बहुत सामान्य से सवाल पे हम लोग अटक जाते हैं। जैसे हालांकि ज़्यादा पढ़ने वाले तो ऐसे नहीं अटकते, इनको हम क्रम से जमाएं, कालक्रम सुमेलित करें तो कई बार छोटे छोटे सवाल बनते हैं। तो हमने वापस कई दिनों के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास वापस शुरू किया है। आधुनिक काल का एक संक्षिप्त आपके पास परिचय है, आप बहुत गहनता से अध्ययन करें। फिर वापस कहना चाहूँगा, पहले बेसिक NCERT या 11वीं-12वीं का हिंदी साहित्य पढ़ें, कॉन्सेप्ट मजबूत करें। अपना बेस मजबूत होगा तो आप प्रवृत्ति के सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारा विद्यार्थी आकर कहता है कि साहब नेट के एग्ज़ाम में कथन कारण के मेरे सारे सवाल राइट हैं और वो सारे सवाल के लिए कोई बड़ी गाइड की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपके NCERT या आपके गुरुजन के द्वारा जो मार्गदर्शन होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और कॉन्सेप्ट के लिए आपकी प्रवृत्ति पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आराम से पढ़ें। पढ़ने का तरीका वापस वही आधुनिक काल, 11वीं-12वीं की किताब, फिर आपके कोई भी किताब जो नेट के सेकंड पेपर के पुराने की बात हो, और उसके बाद फैक्ट बाद में नगेंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करें। वापस वही, जब तक आप लोग आगे बढ़ने के लिए पीछे की तैयारी मजबूत नहीं रखेंगे तब तक आप डर बैठता रहेगा। आधुनिक काल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, हम अब अगला वीडियो उपन्यास का लेंगे ताकि गद्य विधा भी आप लोग ध्यान से तैयार कर लें। आधुनिक काल में सवाल की दृष्टि से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एक तरफ है और आधुनिक काल में क्योंकि आपको काव्य का विकास और गद्य विधाओं का विकास देखना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है। फैक्ट एकदम से बहुत सारे आने लग जाते हैं, इसलिए आप घबरा भी जाते हैं। तो बिना घबराए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके उत्साह के साथ रुचि बनाते हुए हिंदी साहित्य को पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग एक फरमाइश कर रहे हैं कि व्याकरण के वीडियो शुरू किए जाएं, तो मेरी इच्छा है कि पहले हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं, आप लोग व्याकरण तब तक बेसिक स्टार्ट करें। आपके ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी व्याकरण है और आप लोग व्याकरण से बिना मतलब में ही डरते हैं, क्योंकि कई बार जैसे अपन ने अभी बात की थी हिंदी दिवस वाले वीडियो में, आपने व्याकरण स्कूल में गंभीरता से नहीं पढ़ी या उसे गंभीरता से नहीं लिया। वापस वही कोई भी 9th से 12th की अच्छी हिंदी की व्याकरण पढ़ें, आप बेसिक क्लियर करें बहुत अच्छे से। व्याकरण का
पढ़ने पढ़ाने का तरीका, मैं भी कई बार वीडियो वगैरह देखता हूँ, बड़ा अजीब सा है और सीधा सीधा एक बात है। हम लोग सब लोग एक कोशिश कर रहे हैं वो कि आपको ज्ञान दे दिया जाए। व्याकरण का बेसिक ये रहता है कि सीधा सीधा आपको पहले नियम पे अच्छे से कमांड हो जाए, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो नियम कितने लंबे समय तक आपको याद रहें। और उससे भी महत्वपूर्ण रहता है कि जब आप उस व्याकरण के ज्ञान को परीक्षा कक्ष में अप्लाई करते हैं। तो 3 चीज़ें आपको करनी है। पहले नंबर पे ये अच्छी किताब पढ़ें, उसके बाद आपको याद रहे, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा भवन में आप सही ढंग से व्याकरण को अप्लाई कर सकें। तो थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए, फिर हम लोग व्याकरण पर भी चर्चा करेंगे। अभी आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं NK यादव, पद सफलता से।